हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस देखने मिलेंगे विद डिटेल डिस्कशन। तो कल मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाया था क्योंकि कल मेरा थोड़ा तबीयत कुछ सही नहीं था, इसलिए मैं नहीं जुड़ पाया। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग आज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का पुस्तक जो था वो किसने लिखा है, ठीक है। आरसी दत्त, दादा भाई नरोजी, बिपिन चंद्र पाल या लाला लाजपत राय। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा तो वो क्या होने वाला है। तो आवर करेक्ट आंसर विल बी दादा भाई नरोजी। ओके, दादा भाई नरोजी विल बी आवर करेक्ट आंसर। दादा भाई नरोजी से और भी कुछ बात याद रख लेना है। देखो, पहली बात तो है कि दादा भाई नरोजी का मैगजीन, ही रोट वन मैगजीन। मैगजीन का जो नाम था, तो मैगजीन जो था वो मैगजीन का नाम था राफ्त गुफ्तार, ठीक है। दादा भाई नरोजी ने एक मैगजीन लिखा था जिसका नाम था क्या, राफ्त गुफ्तार, ठीक है। दादा भाई नरोजी रोट ए मैगजीन, क्या नाम था उसका, तो राफ्त गुफ्तार, ठीक है। मैगजीन का नाम राफ्त गुफ्तार था। फिर दादा भाई नरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने दिया, ठीक है। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, ठीक है, सिद्धांत दिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नरोजी ने दिया, ठीक है। और दादा भाई नरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, ही इज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहा जाता है वयोवृद्ध पुरुष, ठीक है। वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है दादा भाई नरोजी को, ठीक है। ये तीन बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए यहाँ पे लाला लाजपत राय से एक बात आप लोग याद रख लीजिए। ये देखिए, त्रिगुट्टे था ना, लाल बाल पाल का जो त्रिगुट था, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल के जो त्रिगुट थे, त्रिगुट में, लाल बाल पाल के त्रिगुट में जो लाला लाजपत राय थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए, लाल बाल पाल जो त्रिगुट था, त्रिगुट में लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय कांग्रेस के क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लाल बाल त्रिगुट, देखिए लाल बाल पाल का मतलब होता है, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल के त्रिगुट में से लाला लाजपत राय ही एकमात्र थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। बाकी बात जो है, बाल गंगाधर तिलक और पाल, बिपिन चंद्र पाल कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए हैं, ठीक है। सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं। और कब चुने गए हैं, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। कब चुने गए हैं, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में, ठीक, कोलकाता अधिवेशन में। कभी तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन में, तो 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे लाला लाजपत राय। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट, मराठा और केसरी समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया। तो मराठा और केसरी मेरे भाई जो प्रारंभ किया है, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो प्रारंभ किए हैं वो किए हैं आपके बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। और एक बात को याद रखना है, देखिए मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में लिखा जाता था, मराठा जो था वो इंग्लिश भाषा में, मराठा इंग्लिश भाषा में, मराठा किस भाषा में छपता था, तो इंग्लिश भाषा में छपता था, ठीक है। तो मराठा जो प्रिंट होता था वो इंग्लिश भाषा में होता था। एंड केसरी जो था, केसरी विल बी प्रिंटेड इन विच लैंग्वेज। तो केसरी जो प्रिंट होता था मेरे दोस्तों, तो केसरी जो प्रिंट होता था वो, केसरी प्रिंट जो होता था वो मराठी भाषा में होता था प्रिंट। ओके, केसरी मराठी भाषा में प्रिंट होता था, ठीक है। इतना बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। और एक बात बाल गंगाधर तिलक से याद रखेंगे, तो बाल गंगाधर तिलक को एकमात्र मुस्लिम कंधा दिया था, जो उसके अर्थी को, मतलब बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को जो थे ना, एक मुस्लिम ने कांधा दिया था। मतलब अर्थी का मतलब समझ रहे हैं, जब वो डेथ किए थे तो डेथ करने के बाद 4 आदमी कांधा देते हैं किसी भी इंसान को, ठीक है। तो उसमें जो कांधा देने वाले थे उसमें एक मुस्लिम भी थे जिनका नाम था शौकत अली, ठीक है। तो एक मुस्लिम जो गंगाधर के अर्थी को कांधा दिया, कि अर्थी को कांधा दिया, तो वो कौन था, कांधा दिया तो वो कौन थे, तो वो थे फ्रेंड्स शौकत अली थे, ठीक है, शौकत
अली। तो शौकत अली एकमात्र मुस्लिम थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को कांधा दिया था, ठीक है। और मराठा जो है इंग्लिश भाषा में छपता है और केसरी मराठी भाषा में छपता है, और मराठा और केसरी किसका समाचार पत्र है? तो बाल गंगाधर तिलक विल बी आवर करेक्ट आंसर। ओके, नाउ यू हैव टू सी दैट कि लाला लाजपत राय से क्या याद रखना है। तो देखिए, एक तो याद रख लेना है कि लाल बाल पाल त्रिगुट में से जो थे लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है, 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और इनको जो है ना पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नेम से लाला लाजपत राय नाम जाने जाते हैं, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ऑल्सो रोट ए न्यूज़पेपर, इट वॉज व्हाट? सुधारक। ओके, तो एक इन्होंने भी न्यूज़पेपर लिखा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने भी। तो उस न्यूज़पेपर का क्या नाम था? तो सुधारक। एक जो न्यूज़पेपर गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा लिखा गया वो कौन था? सुधारक। सुधारक किससे रिलेटेड है? तो गोपाल कृष्ण गोखले से सुधारक रिलेटेड है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एंड वन थिंग मोर कि आपको ये याद रखना है कि आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक भी जाने जाते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले, आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक। आपसे पूछ लेगा कि आर्थिक राष्ट्रवाद के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जाने जाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और साथ में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश किससे संबंधित है? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन। तो सत्यार्थ प्रकाश जो संबंधित है वो है आर्य समाज से, ठीक है। आर्य समाज से संबंधित है आपका सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आर्य समाज के संस्थापक जो है मेरे भाई वो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद नंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। इस बात को आप लोग याद में रखेंगे, ठीक है। और सत्यार्थ प्रकाश का कब, मतलब कि ये कब इसका रचना किया गया था? तो 1875 में सत्यार्थ प्रकाश जो है ये प्रकाशित किया गया था, ठीक है, 1875 में। कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है कि कब प्रकाशित किया सत्यार्थ प्रकाश, तो 1875 में। ओके, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन रॉय के नाम से आप लोग ब्रह्म समाज को याद रखेंगे, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के नाम से आप लोग ब्रह्म समाज याद रखेंगे। और प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग किससे संबंधित? तो प्रार्थना समाज से। एंड रामकृष्ण मिशन से कौन संबंधित है? तो रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक थे मेरे भाई, जो रामकृष्ण मिशन बनाए थे जो, तो वो कौन थे? ही वॉज स्वामी विवेकानंद। वो कौन थे हमारे? तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन को बनाए थे। और कब बनाए थे? तो 1 मई 1987 को, 1 मई 1987 को क्या बनाए थे? रामकृष्ण मिशन बनाए थे। और किसके नाम पे ये जो रामकृष्ण मिशन जो रखाया था, किसके नाम पे रखाया था? तो ये अपने गुरु रामकृष्ण के नाम पर रामकृष्ण मिशन नाम रखे थे, ठीक है। अपने गुरु के नाम पर ये मिशन का नाम रखे थे रामकृष्ण मिशन, इतना बात ध्यान में रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी? तो इंडिया डिवाइडेड VVI, ठीक है। 1 क्वेश्चन यहां से फिक्स है आपके TRE के लिए, ठीक है। तो ये बुक से रिलेटेड क्वेश्चन, आपसे राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन एक जरूर आपके BPSC TRE 4 में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंफर्म कर लेंगे अपने TRE 4 के लिए। एंड आई होप कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल भी जाए। तो फिर इंडिया डिवाइडेड जो लिखे हैं राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, पेंडुरल मून या अम्बा प्रसाद, तो इंडिया डिवाइडेड लिखा गया है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोट व्हाट? तो इंडिया डिवाइडेड। हु रोट, आपसे पूछ लेगा हु रोट इंडिया डिवाइडेड? ओके, तो इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन लिखे थे इंडिया डिवाइडेड? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड लिखे हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ बुक और राइटर का नाम दे दिए हैं आप लोगों को, इसको देख लो, ठीक है। यहाँ पे देखो इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं।
इंडिया विंस फ्रीडम कौन लिखे हैं? अबुल कलाम आजाद लिखे हैं। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है? तो जवाहरलाल नेहरू लिखे हैं। री डिस्कवरी, यहाँ पे देखो री आ गया, वहां दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो जवाहरलाल नेहरू, और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया आएगा तो क्या होगा? मेघनाथ देसाई। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया आएगा तो क्या होगा? मेघनाथ देसाई। खाली देख लो, ऐसे नहीं होगा कि खाली देख के चल देना है ए बी सी, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से एकदम डिटेल डिस्कशन में देखते हुए चलना है, जैसे डिटेल बता रहे हैं, तब फायदा मिलेगा। और ये बुक और राइटर का नाम अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, फिक्स है यहाँ पे। और हिंद स्वराज कौन लिखे हैं? तो हिंद स्वराज मेरे भाई ये महात्मा गांधी लिखे थे, ठीक ना। हो गया इतना क्लियर। तो फिर चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन था? तो अमृत बाजार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पत्रिका से रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है एक। हरीश चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जेसी बागल, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अमृत बाजार जो लिखे हैं वो शिशिर कुमार घोष लिखे हैं। और साथ में एक चीज और याद रखना, तो मोतीलाल घोष, साथ में मोतीलाल घोष भी याद रखना, मोतीलाल घोष। क्वेश्चन फंसाने के लिए दे देगा बीपीएससी में, शिशिर कुमार घोष भी दे देगा, मोतीलाल घोष भी दे देगा, और टिक करके आओगे क्या? शिशिर कुमार घोष, तो गलत हो जाएगा, इसलिए मोतीलाल घोष। तो यहाँ पे दो नाम याद रखना है, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। किससे संबंधित है? तो अमृत बाजार पत्रिका से, ठीक ना। अमृत बाजार कौन लिखा है? तो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष, ठीक है। इतना बात याद रखना, ठीक है। और देखो देखो अमृत बाजार पत्रिका जो था ना, तो क्या हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए क्या किया था, रातों रात जो है ना, ये बंगाली भाषा से इंग्लिश में चेंज कर लिया था खुद को, ठीक है। बंगाली भाषा से इंग्लिश में चेंज किया था, बंगाली भाषा से इंग्लिश में चेंज, इंग्लिश में चेंज, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपने भाषा को बंगाली से इंग्लिश में चेंज कर दिया था अमृत बाजार, ठीक। इतना बात याद रखना। अब सुरेंद्र नाथ बनर्जी से याद रख लो, दी बंगाली जो लिखा गया था, दी बंगाली जो लिखा गया था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, दी बंगाली, ये किसके द्वारा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। और हरीश चंद्र मुखर्जी से याद रख लो मेरे भाइयों, हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट, हिंदू पैट्रियोट याद रख लो, हिंदू पैट्रियोट याद रख लो, किससे? सुरेंद्र हरीश चंद्र मुखर्जी से। हिंदी पैट्रियोट किससे याद रखना है? तो हरीश चंद्र मुखर्जी से। आई होप कि इतना दूर समझ में आ गया होगा बात। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? मदरलैंड समाचार पत्र, शाह मोहम्मद जुबैर, मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिन्हा, शंभू शरण। तो मदरलैंड जो स्टार्ट किए हैं हमारे, तो वो मदरलैंड जो पत्रिका जो स्टार्ट किए हैं मेरे भाई समाचार पत्र, वो मजरूल हक स्टार्ट किए हैं, ठीक है। कौन किए हैं? मजरूल हक किए हैं स्टार्ट। मजरूल हक मदरलैंड से संबंधित हैं। और कब किए हैं? तो 1921 में किए हैं। कब किए हैं? तो 1921। और कहाँ पे किए हैं? तो पटना में मेरे भाई, ठीक है। 1921 पटना, ठीक है। क्योंकि डेट भी कभी कभी पूछ लेता है कि कब स्टार्ट हुआ है या फिर कब छपा है ये, तो 1921 में, ठीक है। मजरूल हक स्टार्ट किए हैं पटना से, ठीक है। और देखो सदाकत आश्रम भी याद रख लो मजरूल हक से। सदाकत आश्रम का भी स्थापना कौन किए हैं? तो सदाकत आश्रम का भी स्थापना मजरूल हक ही करे हैं, ठीक है। सदाकत आश्रम का भी स्थापना कौन की है? तो मजरूल हक, ठीक। तो इस दो बात को याद जरूर रखना। चलो फिर नेक्स्ट, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया 1976, 1974, 1975, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य बना है 1900 कब? 75 में। किस संशोधन के द्वारा? तो 36वां संशोधन, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बना है 1975 में सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य, ठीक है। संशोधन द्वारा, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो एक नया राज्य बनाने में कैसा संविधान संशोधन चाहिए बता दो? साधारण चाहिए, 2/3, 1/4 या विशेष बहुमत चाहिए? तो यहाँ जो मेरे भाई बहुमत चाहिए वो हमेशा क्या चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। एक नया राज्य बनाने के लिए कैसा संविधान संशोधन चाहिए? तो वो साधारण चाहिए। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्मूलिक
अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो देखो, बोला है उसका हमको यहाँ पे ऑप्शन चुनना है जो कि भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है बट जो भारत से बाहर वाले हैं उनको वो प्राप्त नहीं है। तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता, समता, अल्पसंख्यक का अधिकार, तो जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ पे आपको देखिए, भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ हमारे देश वाले को है, ठीक है। बाहरी देश वाला आके कुछ भी नहीं बोल सकता है, मतलब कि अंत संत कुछ भी बोल के चल दे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अपने देश वाले ही कुछ भी बोल सकते हैं बट अनदर दूसरे देश वाले नॉट अलाउड। ओके, तो ये पहली बात तो ये है कि ये अलाउड नहीं है गैर नागरिक को, ठीक। कानून के समक्ष समानता, तो कानून के समक्ष समानता सभी को बराबर है, ठीक है, चाहे वो अपना देश वाला हो चाहे फॉरेनर हो, ठीक है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा कानून के सामने। तो ये तो भाई उसके लिए सही हो जाता है, उसको भी गैर नागरिक को भी मिल रहा है, ठीक है। अल्पसंख्यक का अधिकार, तो अल्पसंख्यक का अधिकार जो है मेरे भाई वो सिर्फ अपने देश वाले के लिए होगा, ठीक है, अदर कंट्री के लिए नॉट अलाउड। अल्पसंख्यक का अधिकार जो है वो गैर नागरिक को नहीं दिया जा सकता। तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। यहाँ पे नहीं पूछा है ना, तो नहीं में कौन कौन आ रहा है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलेगा गैर नागरिक को, अल्पसंख्यक का अधिकार नहीं मिलेगा गैर नागरिक को। अब यहाँ देखिए, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, तो देखिए जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, दोनों को इक्वली दिया जाएगा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है। फ्रीडम भी उतना ही दिया जाएगा जितना कि भारतीय को मिलता है, और जो जीवन जीने का जो अधिकार है वो दोनों के लिए इक्वली होना चाहिए। ये नहीं कि गैर नागरिक है तो उसको अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं होता है, दोनों को इक्वल है, ठीक है। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यक के अधिकार, ये दोनों जो है गैर नागरिक को नहीं मिलता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ए और सी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010, 1 अक्टूबर 2010, 1 अगस्त 2010, 1 दिसंबर 2010। तो शिक्षा का अधिकार कब से जोड़ा गया मेरे भाई? तो 1 अप्रैल 2010, ठीक है। और देख लो, ये 86वां शिक्षा का अधिकार जो है ना, शिक्षा का अधिकार ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 21A में जोड़ा गया। देखो, शिक्षा का अधिकार जो है वो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, ठीक है, 21A में जोड़ा गया था, आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था, ठीक है, इस बात को याद रखना। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में 21A में जोड़ा गया है, ठीक है, इतना बात याद हो गया। अच्छा, एक संविधान संशोधन और याद रख लो, इंपॉर्टेंट हो जाता है, 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो इससे क्या हुआ था 44वां संविधान संशोधन से? तो इससे जो हुआ था ना मेरे भाई, और ये कब हुआ था? 1978, 1978 में हुआ था। तो इससे जो हुआ था, तो संपत्ति के अधिकार को जो था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था, ठीक है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक से हटाकर, मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, कानूनी अधिकार बनाया गया, अधिकार बनाया गया। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ? तो जो संपत्ति के अधिकार को जो था मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया, ठीक है। और जो अभी आर्टिकल 300A में है, जो अभी 300A में है, जो अभी आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 300A में स्थित है, ठीक है, ए में है, ठीक, इतना बात क्लियर हो गया। जो अभी आर्टिकल 300A में है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर, जोजिला, रोहतांग, नाथुला, खैबर। तो यहां देखो, न तो जोजिला है, न रोहतांग है, न नाथुला है, न तो खैबर दर्रा है। तो फिर स्थित कौन सा है मेरे भाई? तो जो सबसे हाईएस्ट पीक पर
सिचुएटेड है वो है आपका क्या है, काराकोरम दर्रा, काराकोरम, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा या काराकोरम पास भी कह सकते हैं इंग्लिश में, ओके। काराकोरम दर्रा या काराकोरम पास, और इसी को कहा जाता है यांगजी दर्रा। यांगजी, आपको काराकोरम भी दे सकता है या फिर यांगजी दर्रा भी दे सकता है, ठीक है। तो हाईएस्ट पिक पे कौन सा दर्रा है, तो काराकोरम दर्रा या फिर यांगजी दर्रा, ओके फ्रेंड्स। एंड नाउ यू हैव टू सी दैट कि जोजिला पास जो है, जोजिला पास कहाँ है, तो जोजिला पास या दर्रा जो है मेरे भाई वो लद्दाख में है। कहाँ है, लद्दाख में। जोजिला पास कहाँ पे है, तो लद्दाख में। रोहतांग दर्रा आपका कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा सिचुएटेड कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश, ओके। नाथुला पास, नाथुला पास विल बी सिचुएटेड इन सिक्किम। नाथुला पास सिचुएटेड है सिक्किम में, ठीक है। और देखिए अब फिर देख लीजिए यहाँ पे सर्वाधिक ऊंचाई में कौन सा अवस्थित है, तो काराकोरम दर्रा या फिर उसे यांगजी दर्रा कहा जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है, तो काली मिट्टी के लिए क्या यूज होता है, तो काली मिट्टी, रेगुड़, बांगर, खादर, कपास वाली मिट्टी। तो देखो रेगुड़ भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है और कपास वाली मिट्टी भी है काली मिट्टी को ही कहा जाता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा वो ए और डी देखने को मिलेगा, ए और डी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो काली मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, टॉप कहाँ है काली मिट्टी सबसे ज्यादा, टॉप कहाँ है काली मिट्टी, तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा मिलता है, ठीक ना। इसे स्वतः जोताई वाला भी मिट्टी कहते हैं, स्वतः जोताई वाला मिट्टी, स्वतः जोताई वाला मिट्टी, स्वतः जोताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक। काली मिट्टी को स्वतः जोताई वाला मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुड़ भी कहा जाता है और कपास वाली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे बांगर और खादर, तो बांगर और खादर देख लो, बांगर और एक है यहाँ पे खादर, ठीक। अब बांगर से क्या याद रखना है, देखो बांगर जो क्या है, तो ये पुरानी, ये जलोद मिट्टी का टाइप है। बांगर और खादर क्या है, जलोद मिट्टी का टाइप है, ठीक है। तो बांगर क्या है, पुरानी जलोद मिट्टी है। ओल्ड एलुवियल सॉयल क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉयल कौन सा है, बांगर है, ठीक है। और यहाँ देखो यहाँ पे बाढ़ जो है ना बहुत कम आता है, बाढ़ कम आती है, बाढ़ बहुत कम। और यहाँ पे का खेत क्या होगा, खेत उपजाऊ नहीं होता, ठीक है। बाढ़ कम आता है तो खेत उपजाऊ नहीं होता, बाढ़ कम आएगा तो क्या होगा, देखो वहाँ पे जो मिट्टी का लेयर रहेगा पुराना वही जमा हुआ रहेगा, इसलिए खेत जो है ज़्यादा फर्टाइल नहीं होता है, फर्टाइल नहीं होता है, नहीं होता है, खेत फर्टाइल नहीं होता है, मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं होगा खेत आपका, ठीक है। अब खादर से देख लो, याद रख लो, ये क्या है, नई जलोद मिट्टी है, न्यू एलुवियल सॉइल है, न्यू जलोद, नई जलोद मिट्टी है, ठीक है। और यहाँ देखो बाढ़ ज्यादा आएगा, खादर में क्या होगा, बाढ़ ज्यादा आएगा, और बाढ़ ज्यादा आएगा तो वहां का जो है पुराना मिट्टी बह जाएगा, नया मिट्टी आएगा, तो खेत यहाँ का क्या होगा, खेत ज्यादा फर्टाइल होगा, खेत जो है वो फर्टाइल होगा, क्या होगा, खेत फर्टाइल होगा, ठीक है, मतलब बोने योग्य होगा, कुछ भी आप यहाँ लगा सकते हैं। अब देखो इसको ना एक ट्रिक से याद रख लो, खादर का मतलब होता है क्या, खादर से इस तरह याद रखो, नई जलोद मिट्टी है ना खादर, तो इस तरह से याद रखो, खादर मतलब खरीद कर हम लोग कोई चीज नया लाते हैं, तो खादर से ये दिमाग में आना चाहिए, खरीद कर मतलब कि नया चीज खरीद के लाते हैं, तो नई जलोद मिट्टी, ठीक है। खादर खरीद कर मतलब खरीद कर क्या लाएंगे हम लोग, तो नया चीज खरीद कर लाएंगे, तो नई जलोद मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से याद रखना, ट्रिक से याद रखो, इजिली याद रहेगा। तो खादर मतलब आएगा दिमाग में तुरंत खरीद कर, तो खरीद कर क्या लाएंगे, तो नया चीज, तो नई जलोद मिट्टी हो गया, इस तरह से याद रहेगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो मेरे भाई मिलती है वो आपका कर्नाटक में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा, आंसर नंबर डी विल बी आवर करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है, सतपुड़ा, विंध्याचल, पूर्वी घाट, शिवालिक श्रेणी। तो सोमेश्वर श्रेणी जो भाग है वो है आपका किसका, तो वो जो भाग है आपका शिवालिक श्रेणी का भाग है, सोमेश्वर की श्रेणी, ठीक है। और ये कहाँ पे है सोमेश्वर की श्रेणी, तो ये पश्चिम चंपारण में है, कहाँ पे है, तो ये पश्चिम चंपारण में सिचुएटेड है, ठीक है। सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, इतना याद हो गया। नाउ नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, अच्छा
तो यहां देख लो, क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़ा राज्य पूछा है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल जो हो जाएगा आपका, तो वो होने वाला है आपका, पहले तो राजस्थान आएगा, तब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आएगा, तब आएगा महाराष्ट्र। तो यहां जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल से क्या आएगा, क्षेत्रफल में आ जाएगा आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है। और वही अगर इससे पूछ ले आपका कि पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन क्या हो जाएगा आपका राज्य बड़ा, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग से देखिए हमारे जो बड़े राज्य हो जाते हैं, पहले तो आ जाएंगे आपके कौन, यूपी, यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, तब महाराष्ट्र, तब महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र, तब बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, और लास्ट में आपका 4th नंबर में वेस्ट बंगाल आ जाता है, ठीक है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग से राज्य कौन कौन बड़े हो जाते हैं, तो पहले यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखिए बिहार, देखिए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में बिहार जो है 12वें नंबर पर है। बिहार क्षेत्रफल में, बिहार जो है आपका, बिहार क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितने नंबर पे है, क्षेत्रफल में 12 नंबर पर, 12 नंबर पर। एंड जो है ना पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन में मतलब कि जनसंख्या में कितने नंबर पर है, तो बिहार तो 3 नंबर पर है, ठीक है। बिहार जो है क्षेत्रफल में 12 नंबर पर और पॉपुलेशन में 3 नंबर पर है, ठीक है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में जरूर सेट रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, गलनांक माने क्या, मेल्टिंग पॉइंट, ओके। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाई किसका है, बोरोन, लोहा, सिलिकॉन या फिर मरकरी। तो हियर आवर करेक्ट आंसर विल बी बोरोन, बोरोन विल बी आवर करेक्ट आंसर। मीन्स हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका है, तो माय फ्रेंड्स वो बोरोन का आपका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, लो मेल्टिंग पॉइंट, तो लो, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका मरकरी का है, ठीक है। मरकरी विल बी हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ओके। मरकरी का क्या है, सबसे लो मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संघनन क्या है, संघनन मीन्स होता है कंडेंसेशन, ओके, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन क्या है बताओ, गैस का ठोस में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन, वाष्प का द्रव में परिवर्तन। तो संघनन, कंडेंसेशन जो है मेरे भाई वो क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन है। क्या है, वाष्प का द्रव में परिवर्तन, मतलब कि वेपर जो है, वेपर जो है चेंज टू लिक्विड, वेपर चेंज टू लिक्विड, वेपर चेंज टू लिक्विड। व्हाट इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन मीन्स वेपर चेंज टू लिक्विड, मतलब कि वाष्प जो है द्रव में बदलता है, ठीक है, वेपर चेंज टू लिक्विड। नाउ यू हैव टू सी कि अब देखो, अब देखो जब ठोस से द्रव में परिवर्तन हो, जब देखो जब सॉलिड से, सिंपल देखो यहां पॉइंट, सॉलिड चेंज टू लिक्विड, तो उसे क्या कहा जाता है, जब सॉलिड ठोस जो है द्रव में बदलता है तो उसे कहा जाता है गलन। क्या कहा जाता है, गलन। इसी को कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग, ओके। नाउ लिक्विड चेंज टू गैस, लिक्विड चेंज टू गैस, तो इसे कहा जाता है, क्या कहते हैं, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण, जिसे कि कहा जाता है वेपोराइजेशन, 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 राइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद देख लो फिर से, वेपर, वेपर चेंज टू लिक्विड, जब वाष्प जो है द्रव में चेंज होगा तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे, संघनन। एंड इट इज नोन एज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। नाउ जब आपका द्रव से ठोस बन जाए, मतलब क्या है, लिक्विड से लिक्विड जो होता है, लिक्विड चेंज टू सॉलिड, जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए तो इसे ही कहा जाता है क्या, क्या कहते हैं इसे, हिमांक, या फिर इसी को कहा जाता है फ्रीजिंग, हिमांक, या इसी को कहा जाता है फ्रीजिंग, 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 ओके, फ्रीजिंग, ठीक। और जब आपका ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, मतलब कि ठोस मतलब कि सॉलिड
चेंज टू वेपर, वेपर, तो इसी को कहा जाता है सब्लिमेशन, जिसी को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन, पातन जिसको कि कहते हैं सब्लिमेशन, 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 ठीक है, सब्लिमेशन इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो ऊर्ध्वपातन, और इसमें ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछा है टीआरई थर्ड में, तो आई होप कि नेक्स्ट टाइम भी पूछ ले टीआरई फोर्थ में। तो इसमें देखिए याद रख लीजिए कपूर मतलब कि कैम्फर हो गया, कपूर, नेफ्थलीन बोल याद रख लीजिए, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन की बोल याद रख लो, ठीक है। तो कपूर याद रख लो, नेफ्थलीन बोल याद रख लो, क्या कपूर का मतलब होता है कैम्फर, ठीक है। तो फिर चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन, हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ जो ऑक्सीजन वेल्डिंग में जो यूज होता है माय फ्रेंड, वेल्डिंग में जो यूज होगा हमेशा ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन यूज होता है, ठीक है। वेल्डिंग में जो यूज होता है ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन यूज होता है। नेक्स्ट, गैल्वेनाइज्ड लोहे की पाइप पर परत होती है, जस्ते की, लेड की, पारे की, क्रोमियम। तो गैल्वेनाइज, देखो गैल्वेनाइजेशन जानते हो क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन वो होता है, प्रोसेस है जिसमें कि आपका जस्ते का, जिंक का जो है ना, जिंक का जो है लेयर लगाया जाता है लोहे या स्टील में, उसको जंग से बचाने के लिए, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि आपका लोहे की परत पर, लोहे के जैसे कि लोहे का कोई पाइप है, ठीक है, उस पे आपका जिंक का जो है परत चढ़ाया जाता है, उसी को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो गैल्वेनाइज लोहे की पाइप पर परत होती है किसका, तो जस्ते का होता है, किसका, जिंक का, क्या होता है, जिंक या जस्ता जिसको कहते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, पूछ लेगा आपसे व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन, तो आपको क्या कहना है, गैल्वेनाइजेशन इज ए प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि आपका एक लोहे के पाइप पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक। आई होप कि आपको इतना बात मेरा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाली डिटर्जेंट है कार्बोनेट, बिस्मथ, बाइकार्बोनेट, सल्फोनेट, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कपड़ा साफ करने में जो प्रयोग होने वाला है वो है हमारा सल्फोनेट, जो होता है वो कपड़ा साफ करने में यूज होता है, ओके। कपड़ा वॉश करने में क्या यूज होता है, तो सल्फोनेट यूज होता है, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन आज का यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहिए और अपने टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। और अगर मेरा सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय।